everyone, how are you? Welcome back to our channel. Today we will discuss about capital structure and stories, जो कि हमारे बिजनेस फाइनेंस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जो बच्चा एचटेट पीजीटी कॉमर्स 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो मेरे इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है एचटेट पीजीटी कॉमर्स 2023 के नाम से, तो वो वहाँ पर जाकर उसे चेक कर ले, ताकि आपको हो सकता है कि आपके पास नोटिफिकेशन ना ही हो। मैंने 4 से 5 वीडियोस आज डाली थी वहाँ पर, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर लीजिए। जैसे लीडरशिप की है, प्रोविज़न रिजर्व की है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं अपडेट कर चुकी हूँ, वहाँ पर जाकर आप चेक कर लीजिएगा। तो आज पढ़ेंगे हम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो बिज़नेस के ऑनर को पैसे की, फंड्स की रिक्वायर होती है, फंड्स को एक्वायर करना पड़ता है। ठीक है, तो वो दो तरीके से फंड्स को एक्वायर कर सकता है, या तो डेट से कर सकते हैं या इक्विटी से कर सकते हैं। अगर डेट से फंड को लेते हैं तो उस पर हमें टैक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर हम किसी से उधार पैसे लेते हैं तो उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है टाइमली, और एक फिक्स टाइम के बाद हमें उतना अमाउंट जो हम जिससे डिबेंचर वो जिससे भी हम लेते हैं उधार, उसको वापस देना पड़ता है। ठीक है, बट अगर हम इक्विटी से करते हैं, इक्विटी से फंड को रेज करते हैं तो हमारी जो ऑनरशिप है उसको शेयर करना पड़ता है, क्योंकि जब हम इक्विटी से फंड को रेज करेंगे तो हमें अपने शेयर्स को इशू करना पड़ेगा। जो भी हमारे शेयर्स को खरीदेगा वो उसका क्या हो जाएगा, ऑनर हो जाएगा। तो हम अपनी ऑनरशिप को शेयर करके भी फंड्स को रेज कर सकते हैं। तो एक ऑनर होता है जो बिजनेस का ऑनर, वो दो तरीके से फंड्स को रेज कर सकता है, एक तो डेट से और दूसरा इक्विटी से कर सकता है। तो आज इसी बारे में हम पढ़ेंगे कि जो ऑनर है उसे एक परफेक्ट कितना मिक्स लेना चाहिए डेट का और इक्विटी का, ताकि वो परफेक्ट कैपिटल मिक्स लेना चाहिए, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो सके और उसकी जो फर्म की वैल्यू है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो कैपिटल स्ट्रक्चर्स हमें यही बताता है कि कितना डेट का और कितना इक्विटी का परफेक्ट यूज़ किया जाए कि हमारी जो फर्म की कैपिटल है वो कम हो जाए और वैल्यू ऑफ फर्म है वो इंक्रीज हो जाए। तो देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द स्पेसिफिक मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। कैपिटल स्ट्रक्चर को हम हिंदी में पूंजी संरचना भी कहते हैं। यह बताता है स्पेसिफिक मिक्स, एक परफेक्ट मिक्स के बारे में बताता है डेट और इक्विटी, कि कितना एक ऑनर को डेट का यूज़ करना चाहिए फंड रेज करने के लिए और कितना इक्विटी का यूज़ करना चाहिए, ताकि जो फर्म को मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो सके। अगर ज़्यादा डेट का यूज़ करेगा तो क्या होगा, कम इक्विटी का यूज़ नहीं करेगा तो क्या होगा। मतलब इस तरीके से एक स्पेसिफिक मिक्स में डेट और इक्विटी का यूज़ करना चाहिए, वो हमें कौन बताता है, कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फिनेंस। ये ध्यान रखना, जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फिनेंस को इंक्लूड किया जाता है। शॉर्ट टर्म फिनेंस को यूज़ नहीं किया जाता कि आपने 2 महीने के लिए किसी से उधार पैसा ले लिया तो वो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में आएगा, नहीं। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमेशा लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फिनेंस को शामिल किया जाता है। और लॉन्ग टर्म सोर्सेज में आपके कौन कौन से आते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लोन, डिबेंचर, ये सारे आपके किस में आते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज में आते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फिनेंस को इंक्लूड किया जाता है। अब हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। पहले कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज मैं आपको दे देती हूँ। देखिए, डेट और इक्विटी है, तो जब डेट है उसमें जो इन्वेस्टर होता है उसे लो रिस्क होता है। कैसे लो रिस्क होता है, क्योंकि डेट होता है, डेट के ऊपर इंटरेस्ट है वो मिलता है, और एक फिक्स टाइम के बाद जितना पैसा हम देते हैं वो हमें वापस मिल जाते हैं। तो डेट के अंदर जो रिस्क है वो भी कम होता है और रिटर्न मिलता है वो भी कम मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि इस पर जो इंटरेस्ट रेट होती है एज कंपेरिजन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है उससे कम होता है। तो जहाँ रिस्क कम होती है वहाँ रिटर्न भी क्या होता है, कम होता है। तो डेट में रिस्क भी कम होती है इन्वेस्टर को, रिटर्न भी उसे कम मिलता है, ऑनरशिप नहीं होती, मतलब उसे सिर्फ उसका पैसा मिलता है, ऑनरशिप नहीं मिलती। इक्विटी में तो बिजनेस ऑनर को अपनी ऑनरशिप शेयर करनी पड़ती है, बट डेट के अंदर अगर डेट से पैसा लेते हो तो ऑनरशिप शेयर नहीं होती, और जो परफॉर्मेंस होती है वो भी टेम्परेरी बेसिस पे होती है। एक फिक्स टाइम के बाद आपको उनका पैसा रिटर्न करना होता है। बट इन केस ऑफ इक्विटी आपको हाई रिस्क होगी। ठीक है,
आपको हाई रिटर्न मिलेगा, हाई डिविडेंड मिलेगा। जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उससे ज़्यादा हो सकता है कि कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो रहा है तो आपको हाई डिविडेंड मिलेगा। तो इसमें रिस्क और रिटर्न दोनों हाई होती है, ऑनरशिप भी शेयर हो जाती है, वोटिंग राइट भी हो जाते हैं, और इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो परमानेंट होती है। बहुत कम ऐसा होता है कि मतलब जो ऑनरशिप से निकल जाते हैं, अपना पैसा वापस ले लेते हैं, कंपनी से निकल जाते हैं, ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रेयर चांस होता है, वरना वो वहाँ पर परमानेंट रहते हैं। तो यहाँ पर ऑनरशिप होती है, वो भी होती है, वोटिंग राइट भी उनको मिलता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, और परफॉर्मेंस होती है वो उनकी कैसी होती है, परमानेंट होती है। तो ये ध्यान रखना कि जहाँ रिस्क लो होगा वहाँ रिटर्न भी लो होगा, जहाँ रिस्क हाई होगा वहाँ रिटर्न भी हाई होगा। ठीक है, ये होता है हमारा डेट के अंदर हमेशा लो रिस्क लो रिटर्न होता है, और इक्विटी के अंदर हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है। अब हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? इट रेफर्स टू द परफेक्ट मिक्स। ये बताता है परफेक्ट मिक्स के बारे में, किसके? डेट और इक्विटी के। सो डैट इट हैव्स टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ अ फर्म, जिससे कंपनी की वैल्यू है वो मैक्सिमाइज हो सके, कि हमें अपने कंपनी के ऑनर को ये बताता है कि कितना उसे डेट का यूज़ करना चाहिए, कितना उसे इक्विटी का यूज़ करना चाहिए फंड्स को रेज करने के लिए, ताकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाए और कंपनी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाए। वाइल एट द सेम टाइम मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो यह बताता है कि कैसे कितना मिक्स लेना चाहिए, कितना परफेक्ट मिक्स होना चाहिए डेट और इक्विटी का, कि कंपनी की वैल्यू है वो तो बढ़ जाए और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट और इक्विटी। लॉन्ग टर्म सोर्सेज को इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आज अब हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज के बारे में। जो कैपिटल स्ट्रक्चर्स की थ्योरी है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रेलिवेंट थ्योरी और इरेलीवेंस थ्योरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्वेश्चन बनेगा वो इसमें से बनेगा, रेलिवेंट थ्योरीज और इरेलीवेंट थ्योरी। देखो रेलिवेंट थ्योरीज में क्या होता है, अब जो इक्विटी है, इक्विटी होल्डर है, वो तो ऑनर होता है, वो तो पैसा लगाएगा। बट जो थ्योरी ये कहती है कि डेट भी फर्म की वैल्यू पर इफेक्ट डालता है, डेट भी फर्म की कॉस्ट पर इफेक्ट डालता है, या डेट का भी प्रभाव पड़ता है फर्म की वैल्यू पर, वो होती है रेलिवेंट थ्योरी के। वो कौन सी, वो अप्रोच किसके अंदर आती है? रेलिवेंट थ्योरी के अंदर आती है, जो ये कहते हैं कि डेट का, अगर हम डेट से पैसा लेते हैं या कंपनी के अंदर डेट का यूज़ करते हैं फंड रेज करने के लिए, तो उससे हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे और फर्म की वैल्यू पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो होती है रेलिवेंट थ्योरी। इरेलीवेंट थ्योरी ये कहती है कि चाहे आप डेट का यूज़ करो चाहे आप इक्विटी का यूज़ करो, फर्म की वैल्यू पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। वो कौन सी थ्योरी होती है? इरेलीवेंट थ्योरी। समझ में आया? रेलिवेंट थ्योरी के अंदर बोलते हैं कि डेट का यूज़ करोगे तो आपकी फर्म की वैल्यू पर इम्पैक्ट पड़ेगा, बट वो कहते हैं डेट का यूज़ करो या इक्विटी का यूज़ करो, बट आपकी फर्म की वैल्यू पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। डेट इज एन इरेलीवेंट थ्योरी। तो रेलिवेंट थ्योरी के अंदर हमारी दो थ्योरीज आती हैं, नेट इनकम अप्रोच थ्योरी एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच है वो वो रेलिवेंट थ्योरी है या इरेलीवेंट थ्योरी है, या इनमें से कौन सी इरेलीवेंट थ्योरी है, कौन सी रेलिवेंट थ्योरी है। तो ध्यान रखना, नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों रेलिवेंट थ्योरी है, और इरेलीवेंट थ्योरी के अंदर आता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और एमएम अप्रोच। एमएम अप्रोच को बोलते हैं मोदगिलियानी एंड मिलर अप्रोच। क्या बोलते हैं? मोदगिलियानी एंड मिलर अप्रोच। अब वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेट इनकम अप्रोच, सबसे पहले जो नेट इनकम अप्रोच है, ये दिस थ्योरी इज गिवन बाय ड्यूरेंट। किसने दी थी? डेविड ड्यूरेंट के द्वारा दी गई है। एज पर दिस थ्योरी अ फर्म कैन इंक्रीज इट्स वैल्यू और लोअर द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या कहता है नेट इनकम अप्रोच थ्योरी? यह कहती है कि अगर फर्म अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहती है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करना चाहती है, वैल्यू को बढ़ाना चाहती है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करना चाहती है, तो उसे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट के प्रोपोर्शन को इंक्रीज करना होगा। क्या कहते हैं? रेलिवेंट थ्योरी मैंने यही बताया ना कि वो भैया बताती है कि डेट का अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका हमारी वैल्यू ऑफ फर्म पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर अपनी कोई भी फर्म अपनी वैल्यू ऑफ फर्म को बढ़ाना चाहती है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करना चाहती है, तो उसे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट के प्रपोर्शन को बढ़ाना होगा। इसकी कुछ अजम्पशंस भी है। क्या है? कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से सस्ता पड़ता है, कॉर्पोरेट टैक्स उसके अंदर नहीं आता, और 100% डिविडेंड पे आउट रेशो होता है। ये तीन इसकी बेसिक अजम्पशंस होती हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड
इन द अदर हैंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच भी हमारा डेविड डुरांड ने कहा है, दिस इज जस्ट अपोजिट टू द नेट इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इज जस्ट अपोजिट टू द नेट इनकम अप्रोच। ये आपकी इररेलेवेंट थ्योरी है। ये कहती है, he argued that the market value of a firm depends on its net operating income and business risk। वो कहता है कि जो फर्म की मार्केट वैल्यू है वो हमारे किस पर, वो डिपेंड होती है नेट ऑपरेटिंग इनकम और बिजनेस की रिस्क पर, ना कि आप डेट का यूज़ करो या इक्विटी का यूज़ करो, उससे फर्म की वैल्यू पर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जो फर्म की वैल्यू है वो डिपेंड करती है बिजनेस रिस्क पर। द चेंज इन द डिग्री ऑफ लीवरेज, लीवरेज को मतलब डेट, अगर आप डेट की वैल्यू में डिग्री में चेंज कर देते हैं एम्प्लॉयड बाय अ फर्म कैन नॉट चेंज दिस अंडरलाइन फैक्टर, बट वो इन फैक्टर्स को फिर भी चेंज नहीं कर सकता। कैसे, देखिए इफ़ वी इशू मोर डेट, अगर हम ज़्यादा डेट को इशू करते हैं, ज़्यादा डेट से हम अपने फंड्स को रेज करते हैं, इट कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, माना कि इससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आपकी कम हो जाएगी, बट टू सेटिस्फाई इक्विटी शेयर होल्डर, बट आपको जो इक्विटी शेयर होल्डर है, इक्विटी से आपने जो पैसा लिया हुआ है, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, जो ओनर हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए आप जो डेट से पैसा बचाओगे, आप कम इंटरेस्ट पे करोगे, जो डेट से आपका पैसा बच के आएगा वो हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा उनको सेटिस्फाई करने के लिए। जब हम वो बचा हुआ पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपने दे रहे हैं तो ये कंडीशन क्या कर देगी, ऑफसेट हो जाएगी। इक्विटी शेयर होल्डर वी नीड टू पे मोर सो डेट दिस कैन बी ऑफसेट, वहां से पैसा बचा वहां पर इन्वेस्ट कर दिया तो क्या हो गई, कंडीशन ऑफसेट हो गई ना। तो वो कहते हैं कि फर्म की वैल्यू का इम्पैक्ट कभी भी डेट और इक्विटी का यूज करने से नहीं पड़ता। फर्म की वैल्यू तो डिपेंड होती है नेट ऑपरेटिंग इनकम पर और बिजनेस की रिस्क पर, ना कि डेट का यूज कर रहे हो या फिर इक्विटी का यूज कर रहे हो। ठीक है बेटा, ये थी आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, दैट इज जस्ट अपोजिट टू द नेट इनकम अप्रोच। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। उसके बाद है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है, द वैल्यू ऑफ फर्म, फर्म की वैल्यू, the value of firm increases with increase in financial leverage but up to certain limit only, beyond that limit the financial leverage will decrease it weighted average cost of capital, hence value of the firm will decline। क्या कहता है कि फर्म की वैल्यू इंक्रीज होती है, कैसे इंक्रीज होती है, डेट का यूज करने से। वो नेट इनकम अप्रोच को मानता है कि फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी अगर आप अपने फंड को रेज करने के लिए डेट का यूज करोगे, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, बट एक लिमिट तक। अगर आप लिमिट से ज़्यादा डेट का यूज़ करते हो तो उससे आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी, फर्म की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए आपको एक लिमिट तक ही डेट का यूज़ करना चाहिए। बियॉन्ड दैट लिमिट, उस लिमिट के बियॉन्ड द फाइनेंशियल लीवरेज विल इंक्रीज इट्स द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आप लिमिट से बाहर जाते हो तो ये आपकी वेटेड जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसके वेट को इंक्रीज कर देगी और फर्म की वैल्यू डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। इसके अंदर जो एग्जाम्पशंस है वो क्या कहती है, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल रिमेन मोर और लेस कॉन्स्टेंट और राइजेस ओनली ग्रेजुअली अप टू अ सर्टेन डिग्री ऑफ लीवरेज एंड राइजेस शार्पली देयर आफ्टर। वो कहता है जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना कैपिटल का, वो रिमेन मोर, या तो बढ़ता है, करता रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, बट अप टू अ लेवल। उसके बाद होता है जो उसकी वैल्यू है वो शार्पली क्या होने लग जाती है, राइजेस होने लग जाती है। इसलिए वो कहता है कि जो हमें डिग्री ऑफ लीवरेज मतलब डिग्री ऑफ डेट है वो एक लिमिट तक ही यूज़ करना चाहिए, एक प्रोपोर्शन तक ही उसका यूज़ करना चाहिए। ये नहीं है कि आपने सारा ही डेट से फंड रेज कर लिया, आपने इक्विटी का यूज़ ही नहीं किया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एक सर्टेन लिमिट तक करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे आप तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाएगी और आपकी वैल्यू ऑफ फर्म वो इंक्रीज हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद द फोर्थ वन इज मोदगिलानी एंड मिलर अप्रोच। दिस इज आल्सो अ इररेलेवेंट थ्योरी। इसके अंदर दो कंडीशंस होती हैं, एक तो एब्सेंस ऑफ टैक्स और एक प्रेजेंस ऑफ टैक्स। एब्सेंस ऑफ टैक्स मानता है कि अगर टैक्स की एब्सेंस है तो वो कहता है डेट का यूज करो, नेट इनकम अप्रोच को एग्जिस्ट करती है। जहाँ पर एब्सेंस ऑफ टैक्स होता है वहाँ पर नेट इनकम अप्रोच का यूज किया जाता है। वो कहता है आप अपना डेट का यूज करो और फर्म की वैल्यू वो इंक्रीज करो। बट अगर कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो एग्जिस्ट करता है, देन नो, बट कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट करता है, देन नो यूज ऑफ डेट मोर। मोदगिलानी कहते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ टैक्स, टैक्स की एब्सेंस में अगर एब्सेंस होता है टैक्स तो डेट का यूज करो, नेट इनकम अप्रोच का यूज करो। और टैक्स अगर एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंस होती है, तो वो कहता है डेट का यूज मत करो।
मोदगिलियानी कहते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ टैक्स ए फर्म मार्केट वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन सेम। अगर हमारी टैक्स एब्सेंस होती है तो फर्म की जो मार्केट वैल्यू है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिमेन्स सेम कांस्टेंट रहती है इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ टैक्स। बट अगर कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट करता है तो उस दौरान हमें डेट का यूज नहीं करना चाहिए। इसमें अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मार्केट वैल्यू वो कहता है कि फंड की जो मार्केट वैल्यू वो डिटरमाइन की जाती है बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग, कि जो हम फ्यूचर में कमाएंगे उसकी आज क्या वैल्यू है उस पर डिटरमाइन की जाती है किसकी, फंड की मार्केट वैल्यू। इसकी एजम्पशंस क्या होती हैं, 4 एजम्पशंस हैं। ऐसे एज इट इज याद कर लेना कि इसमें जो कैपिटल मार्केट होती है वो परफेक्ट होती है, रिस्क होता है, टैक्स नहीं होता, फुल डिविडेंड पे आउट मतलब 100% डिविडेंड पे आउट होता है। ये 4 इसके एजम्पशंस होती है। इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एज इट इज आ जाता है कि इनमें से कौन सी एमएम अप्रोच की, नो रिस्क आएगा, इनमें से कौन सी एमएम अप्रोच की एजम्पशन नहीं है। तो आप याद रखना ये चारों इसकी एजम्पशंस है, इसके बाहर कोई भी एजम्पशन आती है तो वो आपकी एजम्पशन नहीं मानी जाएगी। ये थी आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर, उसकी थ्योरीज। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बच्चे एचटेट की जो मैंने कही है ना प्लेलिस्ट, एचटेट पीजीटी कॉमर्स 2023 के नाम से है, वो जरूर जाके देख लीजिए। वहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, मैं रेगुलर आपकी अपडेट कर रही हूँ ताकि आपको टाइम कम है, आपको ऑन टाइम आपको मिल जाए। वहाँ पर कंप्यूटर की भी मुझे अपलोड करनी है, बट बच्चे आपका सपोर्ट इतना नहीं मिल रहा है। फिर चलो कोई भी जो भी बच्चा जुड़ रहा है उसके लिए प्रॉफिट हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।